जहांगीर जदून साहब, बुनियादी सी बात और फिर हम आगे चलते हैं कि जो सेक्शन आर्टिकल्स हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन बुनियादी सी बात, उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि ये जो स्पेशल कमेटी है इसके पास तो इख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम को टेबल करने का। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे। कौन सी कमेटी थी आइन और कानून की जहां पे ये वर्किंग हुई सारी? ये पता नहीं कहां पे बना ड्राफ्ट, किसी को नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि मुल्क के डिप्टी वजीर आजम से पूछा कि कौन सी तरामीम आ रही है, वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, वजीर खजाना साहब से पूछे। वो कहने लगे जी स्पेशल कमेटी नहीं। ये बताइए कि क्या इख्तियार है इस स्पेशल कमेटी के पास टेबल करने का ये ड्राफ्ट? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात ये कि जो पार्लियामेंट अभी जो है हमारे पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून पास कर सकती है और कोई भी आनी तरमीम कर सकती है, इस पे दो राय नहीं है। अब ये जो आनी तरमीम करने जा रहे हैं, अब जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, या इनके पास अगर मेजॉरिटी नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं, इसने तमाम इस जितना भी प्रोसेस का इसको शकूक व शुबहात में डाल दिया है और इस पर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये देखें आइन के अंदर तरमीम का मतलब होता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का और स्टेट का, उसको आप तब्दील करने जा रहे हैं जी। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस इदारे पे होगा, वो क्या लोगों के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि आनी तरमीम जो भी आप करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टियां हैं, एक रिसीविंग एंड पे है गवर्नमेंट है, अपना अवाम है, एक स्टेट है। तो अगर अवाम को भी नहीं पता और जो स्टेट का इदारा है पार्लियामेंट, उसको भी नहीं पता कि कौन सी तरमीम हो रही हैं, तो फिर ये तरमीम कहाँ से, जिस तरह आपने कहा है, कौन बना रहा है, मुसवदा कहाँ पे तैयार हुआ है, इसमें शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हैं जब 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया, 21st अमेंडमेंट को। देखें, तरमीम तो एक मिलिट्री कोर्ट को कोई जो है पोलिटिकल पार्टी नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने सनसेट क्लास डाल के मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी तरमीम कर दी है, क्योंकि उस वक्त के जो स्टेक होल्डर थे वो सारे इकट्ठे हो गए। वो 2-3 साल तक सिर्फ मौसर थी। उन्होंने कहा था कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। अभी जो आप तरमीम करने जा रहे हैं वो असम्बली के इजलास से 1 घंटा पहले किसी को नहीं पता है। मुजवजा तरमीम अभी तक कोई ड्राफ्ट ही नहीं, किसी के सामने कोई शेयर ही नहीं हुआ है। तो ये अच्छा, वो बीच में जदून साहब एक अचानक आया कि अच्छा जी हम मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं कर रहे, करंट चीफ जस्टिस की जो एज ऑफ रिटायरमेंट को हम वो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये सारी चीजें जो है शकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं, एब्सोल्युटली दे रही हैं, और फिर साथ कुछ नीयत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं ना। मेरी ओपिनियन के मुताबिक बॉटम लाइन एक ही है। पहले इन्होंने ट्राई की कि काजी ईसा को एक्सटेंड कर दें, जब उन्होंने ये रेजिस्टेंस फील किया है तो अब उन्होंने कहा है कि दूसरा प्लान बी उनके पास ये था कि किसी ना किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह या जो भी इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है, उसको रोका जाए रास्ता, और एक ऐसा डमी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जाए जिसको अपने कलम के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक उस चीफ जस्टिस को ये इस्तेमाल कर सके। अच्छा, इसमें तो एक चीज मैं आपसे बिल्कुल चलें, इसी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जहांगीर जदून साहब, ये फरमाइएगा कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चूज करना है। अब वो हो सकता है कि वो पार्लियामानी कमेटी और साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिला दी जाए, उसी को उसका दर्जा दे दिया जाए, जो भी हो। कमेटी चूज करती है तो ये क्या हो गया मामला कि पार्लियामान जो है ना वो चीफ जस्टिस को चूज कर रही है। वजीर आजम करता है तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर असरअंदाज हो सकता है। यार 5 इसमें जो पीटीआई वाले कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जब किसी को ओहदे का लालच दे दिया जाए और फिर उसके बाद 5 जजेस को पता हो कि मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, पार्डन माय वर्ड्स बिकॉज मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, उनके वर्ड्स हैं, तो फिर सब हुकूमत के लिए काम करना शुरू करेंगे। जो आपका लीगल सिस्टम है वो मुतासर होगा अगर आप 5 सीनियर मोस्ट में से, और चूज करने वाली अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव होगी या पार्लियामेंट होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखें ना, पहली बात तो ये कि 5 क्यों अभी चूज कर रहे हैं, ये 3 में से क्यों नहीं कह सकते कि ये 3 में से एक सिलेक्ट कर लेंगे। असल बात जो है ये है, इसके पीछे इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि सैयद मंसूर अली शाह जो है, जो आर्टिकल आपका 180 है, सबको आर्टिकल 3 है, उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब उस आर्टिकल पे खत्म करने जा रहे हैं जो सब आर्टिकल 3 है कि एक पैनल बना दिया। पैनल आपको अभी याद है, अब पैनल आपको 1 महीना रिटायरमेंट के या सवा मतलब बिल्कुल 1 महीने के करीब है रिटायरमेंट, तो आपको याद आ गया जी अब पैनल करना चाहिए। पहले उन्होंने कहा जी एज बढ़ा दी जाए, जब एज पे मौलाना फजल रहमान ने रेजिस्टेंस की है तो आप ये कहते हैं जी मतलब ये है कि इनका, मैंने कहा ना बॉटम लाइन एक ही। अच्छा, ये 3 वाली जो आपने बात की है जदून साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो कहा है ना कि 5 क्यों, 3 की भी कमेटी हो सकती थी, तो इसका बड़ा सादा सा मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याया अफरीदी ये होते हैं ना फिर टॉप 3 के अंदर। ये 3 सूट नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, तो उनसे नीचे वालों में से कोई लाना, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है। भट्ट साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जहांगीर साहब, ये जो 5 वाली आप बात कर रहे हैं कि 5 जजेस को इसके साथ आइन के लिए अलहदा से ये 5 जजेस मुकर्रर किए जाएंगे, एक चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा और उसके साथ आइनी तरमीम के हवाले से 4 अलहदा कर दिए जाएंगे जो सिर्फ आइनी केसेस को देखेंगे। तो पूछना किबला आपसे ये चाह रहा हूँ कि आर्मी रवायात के मुताबिक भी एक समरी आती है जिसमें पहले 3 या 4 नाम होते हैं, तो अगर वो आ सकती है तो ये आ सकती है, तो फिर ये क्या जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कंट्राडिक्शन नहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को लगाएगा तो फिर वो पाबंद हो जाएगा और अदलिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी? ये इसको आप किस नजर से देखते हैं? इस आइन को पमाल कर रहे हैं, आइन की जितनी स्पिरिट है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। अगर आपने ये तरीका अडॉप्ट कर लिया, ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई सिविल सर्वेंट तो नहीं है 22 ग्रेड का आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि जिसको चाहेंगे उसको बता देंगे, जिसको चाहेंगे। देखिए, आपने रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना है, आपने एक आइन को स्टैब्लिश करना है। उसके लिए आपकी मुद्दत मुलाजमत, आपकी तनख्वाहें, आपके जितने बेनिफिट्स हैं वो फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट तो एक चपरासी जो है वो अपॉइंट करती है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उसका मंशा होती है। आप इस मुल्क के अंदर कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा रूल ऑफ लॉ है? जदून साहब, मैं मुझे आपसे ब्रेक ये सवाल पूछना चाहता हूं इजाजत से आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह आला सिविल ब्यूरोक्रेसी, आला पुलिस अफसरान की पंजाब से बलूचिस्तान में ट्रांसफर भी की जाती है, इसी तरह अगर आप देखें कि इस्लामाबाद का जज इस्लामाबाद में ही रहेगा, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान में ही रहेगा, तो इनको अगर ट्रांसफर एक दूसरे की किया जाए जैसे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान होते हैं और ये तरमीम आइन में आए, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं किबला? देखिए, इसका मेरी बात सुने, आइन के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कि अगर आइन के अंदर आपने फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर दिया या उन पे कदगन लग गई तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। नंबर 2, अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई आप कदगन लगाना चाहते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो वो जो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। वो तीसरी बात ये है कि अगर आइन के अंदर आप ऐसी तरमीम लाना चाहते हैं जो आपकी इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट हो या उन पे कदगन लगाए, तो वो तीनों सूरतों में आप आइनी तरमीम नहीं कर सकते। अगर देखें ना, आप एक जज को ऑलरेडी दूसरी कोर्टों में तो मौजूद है कि वो आप एक बेंच से दूसरे बेंच में हटा देते हैं और उस पर भी इतनी सख्त इंटरफेरेंस होती है कि जो भी जज मेरिट पे काम करता है उसके पास फाइल पड़ी होती है, तो रात को उसको ऑर्डर मिल जाता है कि आप इस बेंच से दूसरे बेंच में चले जाएं। वो भी देखें ना, आप एक तो असूल की बात करें ना, अगर इस मुल्क के अंदर मेरिट पे काम हो रहा हो और ट्रांसफर जो है वो अपेरेंटली एक आप बेंच को लगाते हैं साल के लिए, आप उससे पहले आप उसकी फिर ट्रांसफर क्यों करते हैं एक बेंच से दूसरे बेंच में? उसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रेशर आता है चीफ जस्टिस पे, अगर चीफ जस्टिस जो है कमज़ोर आ जाए, वो गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक 20% भी काम करना शुरू कर दे, तो वो तमाम जितने बेंचेज हैं उनको डिस्टर्ब कर जाता है। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद देखें फेडरल कैपिटल है, इसका अपना एक स्टेटस है। इसके अंदर जो हाई कोर्ट है, इसके इस्लामाबाद का कोई बंदा बलूचिस्तान में जज नहीं लग सकता, इस्लामाबाद का कोई बंदा सिंध हाई कोर्ट में जज नहीं लग सकता। तो वहाँ के फेडरेशन की बुनियाद पे, वहाँ का कोटे के हिसाब से इस्लामाबाद के अंदर जज मौजूद है। अब इनकी ट्रांसफ़र ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिन 6 जजों ने ख़त लिखा है कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरफेरेंस है, उनको सिर्फ हटाने के लिए ये एक रोटेशन का जो प्रिंसिपल है वो लेके आ रहे हैं कि इस्लामाबाद के जजों को डिस्टर्ब करके किसी को बलूचिस्तान भेज दिया जाए, किसी को सिंध में भेज दिया जाए, तो वहाँ से एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किया जाए। तो इस पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आई थी बाकी हाई कोर्ट से। अच्छा, ये जदून साहब, आपको हाई कोर्ट जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट में भी वो कह रहे हैं कि 62 से 65 साल करनी है, इसकी कोई तुक समझ आ रही है आपको? देखें, आप जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसके पीछे आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगी, पार्लियामेंट में भी, और अगर ये चैलेंज होगी तो कोर्ट के अंदर भी कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अगर ये 62 से 65 नहीं, 62 से 70 करना चाहते हैं तो ये बताएं कि 70 में जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, 70 में केस ज़्यादा डिसाइड करेगा, उसकी विजडम ज़्यादा बढ़ जाएगी, या क्या? और इसी अभी जो है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के ठीक 1 महीना पहले ये सारा काम क्यों करना चाहते हैं, ये भी बता दें। अच्छा, ये वैसे 2 सवाल मेरे ज़हन में इसी से रिलेटेड आए, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। वो ये है कि अगर भट्ट साहब जज को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक सूबे से एक जज दूसरे सूबे में चला जाता है, तो वो दूसरे सूबे का जाके चीफ जस्टिस बन सकता है? आपका क्या ख्याल है? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब का आईजी पंजाब जो है वो बलूचिस्तान जाके लग जाता है। नहीं, वो फेडरल पूल और चीज होती है ना सर, यहाँ से भी ट्रांसफर पोस्टिंग अगर होती है तो फिर यही तो आप देखना कि वो सिविल सर्विसेज हैं, वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है। हाँ, यहाँ पे मामला और है, ये सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है। अब मतलब ये मुबर्रा है, अदालत का जो जज है वो मुबर्रा है तमाम कानून से, आइन पार्लियामेंट से। अगर को पार्लियामेंट तरमीम लाती है तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। नहीं, एक तस्लीश है, एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। जदून भाई आप बताएं, भट्ट साहब आप सर गाइड करें सर। जदून सर देखें यार सर, मैंने आपको पहले मेरी ओपनिंग सेंटेंस ये है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है तरमीम लाने का,
शुक्रिया। उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखें जो तरमीमें होती हैं उसका एक तरीकाकार होता है। तरमीम रात के अंधेरे में खुफिया 10 बजे निकाल के 11 बजे नहीं पास होती। आप आइन को छेड़ने के लिए जा रहे हैं। आइन के अंदर जब अमेंडमेंट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है इसका। उस स्ट्रक्चर का, उस अमेंडमेंट का क्या असर पड़ता है आइन के ऊपर, और आइन के अंदर जो आइनी इदारे हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है। आईजी का तो कोई मसला नहीं है। आईजी एक सूबे से दूसरे में वो उसको एसडीबी लगा दिया जाता है, अगर मंशा के मुताबिक काम ना करे उसको कंपलसरी रिटायर भी किया जाता है, उसके खिलाफ बहुत काम हो सकते हैं। और जितने भी आईजी लगे हुए हैं आप उनके एसेट चेक कर लें कि वो कितना माल बनाते हैं हर सूबे में जाके। ये आप छोड़े, उनके साथ ये आप कंपैरिजन जज का नहीं कर सकते। अच्छा, फिर वो एक छोटी सी ब्रेक ले लें। आते हैं तो उनको ये पता होता है कि मैं किसी भी जगह, वो आईजी से नौकरी स्टार्ट नहीं करते, वो तो एएसपी से नौकरी अपनी स्टार्ट करते हैं। उनका कंपैरिजन को हाई कोर्ट के जज से नहीं होगा, हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट अपॉइंट होता है।